नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, सभी के लिए आपके एक ही एकलव्य बैच चला रखा है और इसकी क्लासेस आप लोग नियमित देख रहे हैं। चलिए, कल रीट वालों के वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। उम्मीद ना थी कि ये वैकेंसी इस तरीके से आएगी। इस तरीके से कौन आता है कमबख्त, कौन जानता था कि ये इतना तड़पा के जाएगी। अरे भैया, रीट की वैकेंसी से विद्यार्थी कभी भी ये उम्मीद तो नहीं लगा रहे थे कि भाई वास्तव में 7,500 के समथिंग इतनी ही पोस्ट आनी है। बड़ा दुख है और विद्यार्थियों की जो आशाएं थी वो तो कतई ये ऊंट के मुंह में से जीरा भी गायब कर दिया है। अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि मुहावरे, लोकोक्ति, इन सभी के अंदर परिवर्तन होने वाला है। चेंज करना पड़ेगा। ऊंट के मुंह में जीरा तक फिर भी ठीक था, अब उस जीरे को भी चुरा लिया गया है। अपनी क्लासेस तो देखो फोकस पूरी तरीके से रही है और अपने तो अब ज्यादा कोर्स बचा भी नहीं है। अभी एग्जाम में तकरीबन 70 दिन बाकी है और अपनी क्लासेस तो हो जाएगी 30-40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आपको पीछे रिवीजन का भी अच्छा टाइम मिलेगा। अपन ने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, कल्चर चल रहा है। अब हिस्ट्री के अंदर 2-3 टॉपिक जो आधुनिक वाले हैं वो बाकी है। जिस तरीके से सिलेबस में दे रखा है वो पीछे दिए हैं वही बाकी है, बाकी सारे तो अपन ने कंप्लीट कर लिए है ना। तो अपनी मतलब रणनीति में और अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, कमी बस पोस्टों में थी और पोस्टों में कमी अभी भी रह गई है। ये दुख जो आप लोग लेवल 2 वाले जो झेलेंगे ना, उस दुख को मैं झेल चुका हूं। 2016 में जब वैकेंसी आई थी तो मैं एसएसटी से था और एसएसटी से L2 के अंदर एक भी पोस्ट नहीं आई। आप लोगों के लिए तो संस्कृत विभाग में फिर भी आई है, मेरे उस समय एक भी पोस्ट जो है एसएसटी से नहीं आई थी। हिंदी विषय भी था, मेरे हिंदी से पोस्ट आई थी मात्र 100। कितनी आई थी? सिर्फ 100 पोस्ट। उस पोस्ट पे भी फाइट किया, उस पोस्ट पे भी चयन लिया। ज्वाइन वो नहीं की पोस्ट क्योंकि वो वैकेंसी 2 साल अटक गई थी, पीछे 2018 वाली क्लियर हो गई, तो मैं उसमें मनचाही जो है रैंक के साथ में सिलेक्ट होकर अपने घर के पास ही पोस्टिंग मिल गई थी, वहां पे ज्वाइन किया। लेकिन हार नहीं मानी थी उस समय, एक भी पोस्ट नहीं आई। ये पीड़ा जो आप अभी देख सहन कर रहे हो ना, उसको मैं ऑलरेडी सहन कर चुका हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इस दुख को देख चुका हूं। फूट फूट के रोया था अपने घर के कमरे में अपने आप को बंद करके, लेकिन वो आंसू शायद बेरोजगारी से रिलेटेड आखिरी आंसू थे। उसके बाद में कमर कस के तैयारी की और उन 100 सीट में भी सीट निकाली थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आपको तो एक सीट ही चाहिए, क्योंकि वो तो देखो कहने लेने में अच्छी लगती है, बाकी आखिर में पोस्ट ज्यादा होती है तो मनोबल भी बढ़ता है। तो सैद्धांतिक बातें अपनी जगह होती है, लेकिन वास्तविक जो बातें हैं वो है। देखो अब जो है वो तो है। इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, विज्ञप्ति में क्या अच्छा है आप लोगों के लिए, क्या अभी भी हो सकता है वगैरह वगैरह, वो कल मैं बना के दूंगा। आज टाइम नहीं मिल पाया। अभी अपन क्लास देखते हैं और क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज अपने मेले त्योहार वाली अंतिम क्लास है। आज ही के दिन अपन मेले भी पढ़ेंगे, आज ही के दिन मेले भी पढ़ेंगे। त्योहार, हिंदुओं के त्योहार अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अब अपन पढ़ेंगे मुस्लिम, ईसाई, जैन, इनके त्योहार अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी में जो त्योहार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए करें शुरू। जुड़ गए टापर सभी? ठीक है। हिम्मत और हौसला हमेशा जिंदा रखिए। लक्ष्य आज नहीं तो कल तो मिलके ही रहेगा। चलो टापर देखो, शब पहली चीज कि जब इस्लाम से संबंधित अपन त्योहार पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को इनके महीने भी पता होने चाहिए, ठीक है। इनके जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। अपने हिंदुओं के यदि देखते चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले वो है। इनमें इस्लाम के अंदर जो महीने चलते हैं इस्लामिक कैलेंडर के अंदर, उसमें देखो पहला महीना जो है आपको ध्यान रखना है, मुहर्रम है। ये उर्दू में लिखे हुए यहाँ पे और सही उच्चारण इसका उर्दू में ही होता है। मैं उर्दू नहीं जानता हूं तो मैं ये मतलब हिंदी में उच्चारण करूंगा, तो जो भी इस संप्रदाय से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो इसको उस तरीके से लेंगे, ठीक है। चलिए मुहर्रम, उसके बाद में आता है सफर, फिर आता है रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सनी, फिर आता है आपके जमादी उल अव्वल और उसके बाद में जमादी उल सानी आता है, फिर आ गया रज्जब, फिर आ गया साबान, फिर आ गया रमजान, फिर आ गया सवाल और फिर आया जिलकदा और फिर आया जिल हिजा, ठीक है। जिल हिज बोलते हैं जिसको, जिल हिज।
तो ये है उच्चारण में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई होगी, लेकिन अपने को एक बार ये पता रह जाता है कि क्योंकि आगे इन महीनों के अंदर अपन पढ़ने वाले कि इस महीने में ये त्योहार आने वाला है, तो वहां पे थोड़ा सा अपने को मंथ पता होना चाहिए कि कौन से मंथ है। हिजरी संवत बोलते हैं ना, वो हिजरी संवत पे आधारित ये मंथ है, ठीक है, हिजरी संवत पे आधारित ये महीने हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत के अनुसार चलता है और इसकी शुरुआत हुई थी 422 ईस्वी से। कब हुई है? 422 ईस्वी से हुई है, ठीक है। जैसे अपन ने विक्रम संवत और शक संवत पढ़े हैं, उसी तरीके से हिजरी संवत भी चलता है, जिसकी शुरुआत होती है अपने 622, 422 में 622 ईस्वी से। अब देखो मुहर्रम, मुहर्रम जो है ये मुहर्रम माह की ही 10वीं तारीख को आता है। मुहर्रम माह की ही 10वीं तारीख को मुहर्रम आता है। अब ये क्यों मनाते हैं? इस दिन देखो मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के रूप में इसे मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो थे अपने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के रूप में इसे मनाया जाता है। करबला का जो युद्ध हुआ, करबला की लड़ाई के अंदर ये जहां पे उनकी जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। विश्व का इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें फिर ये सारे पढ़ने में आते हैं। मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन थे, करबला की लड़ाई में मारे गए थे, वो सब ये पढ़ने में आती है। तो ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम की दृष्टि से ही ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने देखे होंगे ताजिए, बहुत ऊंचे ऊंचे ताजिए होते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। और ये ताजिया जो है इस मुहर्रम का प्रतीक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ताजिए के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये बताओ आप कमेंट करके। ताजिए में स्पेशली कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कितने बच्चों ने पढ़ा है और कितने जानते हैं बताइए। इसे कुर्बानी या शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनका बलिदान इनकी कुर्बानी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही टाबरो थे बताइयो है। ताजिए में ता से ही ध्यान रखो, ताशा बजाया जाता है। क्या बजाते हैं? ताशा बजाया जाता है। तो इसे जो है कुर्बानी या शहीदी दिवस के रूप में जानते हैं। और ये देखो इस तरीके से ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन क्या निकलते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़े आगे। देखो एक ध्यान रखना आपको, चहल्लम ये सफर माह की 20वीं तारीख को मनाते हैं और हजरत इमाम हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद ये मनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं चहल्लम। च से ध्यान रखो 40 दिन बाद, और च से ध्यान रखो चहल्लम, ठीक है, चहल्लम ध्यान रखना है। और फिर आती है आपकी ईद उल मिलादुन नबी। कौन सा त्योहार आता है? ईद उल मिलादुन नबी। ये रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। रबी उल अव्वल की, इसीलिए देखो ये महीनों के नाम है। अब जो नहीं जानते उनको इसीलिए मैंने पहले जो है हिजरी संवत के आधार पे आप लोगों को महीने बताए हैं, ठीक है। तो रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाते हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है और इसे ही 12 वफात के नाम से जानते हैं। इसे ही 12 वफात के नाम से जानते हैं, या तो 12 वफात कह देते हैं या फिर कहते हैं ईद उल मिलादुन नबी। क्या बोलते हैं? ईद उल मिलादुन नबी बोलते हैं। फिर एक त्योहार आता है शबे बारात। कौन सा आता है? शबे बारात। ये सावन या सावन, अभी अपन ने उर्दू के अंदर भी, यदि कोई भाई बहन जानते हैं उर्दू तो उन्होंने उर्दू में भी पढ़ लिया होगा कि हाँ इस तरीके से सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सावन माह की 14 तारीख को आता है और हजरत साहब की अल्लाह से इस दिन मुलाकात मानी जाती है कि इस दिन जो है हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनकी अल्लाह से मुलाकात हुई थी, इसलिए ये जो है शबे बारात। इस रात सभी अपनी भूलों की माफी मांगते हैं सभी। जैसे कि जैन संप्रदाय के अंदर भी एक त्योहार आता है मिच्छामी दुक्कड़म। कौन सा आता है? मिच्छामी दुक्कड़म। तो वो भी माफी मांगने से रिलेटेड आता है। और यहाँ पे इस दिन ये जो शबे बारात होती है, इस दिन अपने भूलों की माफी मांगते हैं भगवान से, ठीक है। फिर देखो शबे कद्र, रमजान माह की 27 तारीख को यह मनाया जाता है और इस रात को कुरान को लिपिबद्ध करके धरती पर उतारा गया था इसके उपलक्ष्य में। अब ये चीजें जो है पूछी जा सकती है आप लोगों को कि कौन सा त्योहार किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं। अब ज्यादातर जो है राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में अपने को जो है हिंदी वर्ष के आधार पर तो पता होते हैं त्योहार, लेकिन यहाँ पे अपन ध्यान नहीं देते। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ें और ध्यान में रखें कि ये है। सर जी मैं जैन कास्ट से हूं, पूजा जैन। चलिए जैन कास्ट से होना, तो अगला आपके ही स्लाइड वाले त्योहार आ रहे हैं, चिंता मत करो, एक ईसाई से संबंधित आएगी।
सॉरी, ईसाई संप्रदाय से रिलेटेड एक आने वाली स्लाइड और उसके बाद में जैनों से रिलेटेड। अच्छा, जैनों से पूजा जैन भाई बताना, ये जैनों के पास में इतना पैसा कैसे आता है, क्या किया जाए बताओ पूजा जी। ये जैन मतलब इतने धनवान संपत्ति वाले कैसे होते हैं, मुझे थोड़ा सा कोई अंदर का सीक्रेट बता दो, आपको तो पता ही होगा अंदर कि हाँ भाई ये सीक्रेट है। चलो भाई ये पूजा जी बता देंगे तो ध्यान रखना टाइम, है ना। अब ये ध्यान रखना सबे कद्र है, इसको किस लिए मनाया जाता है, ठीक है। बताना भाई पूजा, मैं डायरी में नोट करके रखूंगा कि अभी मेरी एक स्टूडेंट थी पूजा जैन, उसने बताया था कि जैनों के पास पैसा ही पैसा होगा, जैनों से गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी। चले आगे बढ़े। चलो देखिए, ईद उल फितर, सव्वाल माह की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाते हैं, इसको मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। देखो एक तो होती है बकरीद और एक होती है मीठी ईद, एक तो होती है बकरीद और एक होती है मीठी ईद, ठीक है। तो ध्यान रखना, मीठी ईद के नाम से जानते हैं। 30 दिन रोजे रखने के बाद इसे मनाया जाता है। जब रमजान माह में रोजे रखते हैं ना, उसके बाद में जो है इसके 30 दिन रोजे रखने के बाद में इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ईद उल जुहा ये जिलहिज माह की 10वीं तारीख को आती है, इसे बकरीद के रूप में जाना जाता है और इसे कुर्बानी का त्योहार भी मानते हैं, ठीक है। और फिर ध्यान रखो, सबे मेराज ये रजब माह की 27 तारीख को आती है और मोहम्मद साहब को खुदा से इस दिन नमाज मिली थी, मोहम्मद साहब को इस दिन खुदा से नमाज की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सबे मेराज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई पूजा जी ने बताया कि नहीं सीक्रेट अपने को, भाई अपने स्टूडेंट है बताना पड़ेगा, गुरुजी पे थोड़ी सी मतलब रहमत करनी पड़ेगी भाई। चले आगे, चलो अब आए अपने ईसाइयों से रिलेटेड क्रिसमस, सभी जानते हो, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सभी जानते हैं, ठीक है। तो अपने आजकल के टावर देखो, क्रिसमस 25 दिसंबर आते ही जो है ये चारों तरफ माहौल देखने लग जाता है और फिर जो है जिंगल बेल गाने लग जाते हैं। तो 25 दिसंबर आप सभी जानते हो और ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, भारत के ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ थे जिनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर को आता है, जिनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर को आता है, बताओ कौन थे। बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने देश को तवज्जो दी। बताइए कौन है। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और ईस्टर के दिन रविवार के पहले वाला शुक्रवार होता ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। ईस्टर के रविवार के पहले वाला शुक्रवार होता है। अब आज भी शुक्रवार ही है, लेकिन ये गुड फ्राइडे नहीं हो सकता क्योंकि ईस्टर के रविवार के पहले वाला जो आता है वो है। अब ईस्टर क्या है, तो ईसा मसीह का पुनर्जन्म माना जाता है इस दिन। सूली पर लटकाने के 2 दिन बाद ये ईस्टर त्योहार आता है। और एक होता है अनसेंशन डे, ये ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह की वापस स्वर्ग वापसी हो जाती है, स्वर्ग वापस चले जाते हैं, यानी कि इनको सूली पर लटकाया उसके बाद में इनका पुनर्जन्म भी हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ईसा मसीह का पुनर्जन्म कब होता है, ईस्टर के दिन, ठीक है। चलिए अन्य त्योहार देखो, अब ये आ गए जैनों के त्योहार। पूजा जी देख लो भाई, मैं कहो ना आपके जैनों के त्योहार भी पढ़ाऊंगा। देखो पर्यूषण आ रहा है, पर्यूषण लिखा है, अब आप बोला क्या पर्यूषण, हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं जैन, तो बाकी उन्होंने भी कभी है ना अंदर का सीक्रेट बात नहीं बताई कि पैसा क्यों होता है इतना, क्या करे, देखो दोस्त है तो भी। पर्यूषण पर्व क्या है, जैनों का त्योहार है, भाद्रपद कृष्णा द्वादश से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक जो है इसे मनाया जाता है, पर्यूषण बोलते हैं और वैसे पर्यूषण कहते थे, ठीक है ना। फिर देखो सुगंध दशमी, ये भी जैनों का त्योहार है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को आता है। रोट तीज ये भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आता है, ये भी जैनों का त्योहार है। तो ये सारे के सारे आपके जैन कम्युनिटी के त्योहार है। ये थदड़ी, इसके बारे में जिक्र हुआ था, ये भी भाद्रपद महीने में आता है, सिंधी समाज का त्योहार है, सिंधी समाज का बांसोड़ा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सिंधी समाज का बांसोड़ा कहलाता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आता है
और क्या ध्यान रखेंगे, सिंधी समाज के लोग इस दिन ठंडा भोजन खाते हैं, तो इसे सिंधी समाज का बाछोड़ा कहा जाता है। ठीक है। चेटी चंड ये भी सिंधी समाज का त्योहार है, चैत्र शुक्ल एकम को आता है, भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ओ लाल मेरे मद रखियो ख्याल झूले लालन जिंदड़ी दा, है ना। तो ये झूलेलाल जी का गीत तो आप लोगों ने सुना होगा। तो सिंधी समाज के देवता असुचंड भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में, और फिर आगे अपने सिखों के लोहिड़ी, तो ये है आपके 13 जनवरी को सिखों द्वारा मनाया जाने वाला है। गुरु नानक जयंती अभी अपन ने मनाया है कार्तिक पूर्णिमा को, और बैसाखी ये 13 अप्रैल को मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के त्योहार हो गए हैं लगभग पूरे। स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर, वो वाला गीत है ये। चलो अब आ जाते हैं अपन मेले में। अब मेले में ऐसा है बेटा कि मेले तो वैसे तो आप लोगों के पास में कोई भी पुस्तक हो ना, तो उसमें मेलों की एक सारणी होगी, उस सारणी को आपको खुद ही पढ़ना है। लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण मेले हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इसमें से प्रश्न आप लोगों के ज्यादा बनने के चांसेस है। ठीक है। लेकिन कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पुस्तक में के अंदर ही आप लोगों को वो सारणी मिलेगी, अपनी में भी है ही है मेले, और उसमें से बाहर जाते नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास में कोई भी बुक हो उसके अंदर आपको सारणी मिलेगी, वो सारणीबद्ध तरीके से ही आते हैं, उन मेलों को आप लोगों को पढ़ लेना है। अब देखो सब पहली चीज क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहां बढ़ते हैं, तो सर्वाधिक मेले बढ़ते हैं आपके डूंगरपुर में। पहाड़ों की रानी बोला जाता है ना डूंगरपुर को। सर्वाधिक मेले बढ़ते हैं डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां बढ़ते हैं, सर्वाधिक पशु मेले नागौर, कहां बढ़ते हैं, नागौर के अंदर। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा। अब सांप्रदायिक सद्भाव कहते हैं तो ये ध्यान रखना हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके अंदर शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि रामदेव जी जो लोक देवता है ना, उन्हें हिंदू भी पूछते हैं वो रामदेव जी कहते हैं, और मुस्लिम है वो उन्हें रामसा पीर कहते हैं। वो उन्हें क्या कहते हैं, रामसा पीर। लोक देवता पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाया भी। तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, रामदेवरा मेला, रूनीचा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो एक कोटेशन भी ध्यान रखना, मेले और त्योहार मनुष्य की आत्मा होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, चाचा नेहरू ने कहा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है बताओ देखें, बेणेश्वर। कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला। ठीक है, डूंगरपुर। मारवाड़ का अर्ध कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, सुइया मेला कहलाता है। कौन सा, सुइया मेला। और ये सुइया मेला कहां पड़ता है बेटा, ये पड़ता है चौहटन के अंदर। ये कहां पड़ता है, चौहटन। ठीक है, जहां पे विरात्रा माता का मंदिर है, गोपो के कुलदेवी है ना, और गोंद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वहां। हाडोती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, हाडोती का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला। ठीक है। जांगल प्रदेश, अब देखो जांगल प्रदेश पहले तो ध्यान होना चाहिए, तब आप लोग इसका उत्तर दे पाओगे। तो जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर, और बीकानेर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, अभी ही गया है कार्तिक पूर्णिमा को, कोलायत मेला। कौन सा, कोलायत मेला। ठीक है तो क्या ध्यान रखना है, इस तरीके में पढ़ना है ना। ये तो हो गए मेन। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब कुछ मेले देख लेते हैं। मेले तो वैसे बचपन में भाई साहब, मेले तो आज भी जैसे हमारे गांव के आसपास लगते हैं ना, जहां मेरी पोस्टिंग है, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मैं उनसे बहुत मजे लेता हूँ। मैं कोई किसी के मम्मी पापा लेके नहीं जाते ना, तो मैं उसे जो है फिर थोड़ा सा मजे लेता हूँ। अरे तुम्हारे मम्मी पापा लेके ही नहीं गए, हम तो मेले से पहले ही मतलब भूमिका बांध देते थे, मेले में ऐसे होता है वैसे होता है। फिर जिसको लेकर नहीं जाते वो घर पे जाकर नाटक करते हैं, आप हमें लेके नहीं जाना, हमारे सर ने कहा, हमारे सर भी जाते थे, ये वो फलाना। फिर उनके पेरेंट्स मुझे, अरे मार साहब है कि मैं तो इतना मुश्किल फटाफट स्कूल भेजियो ने था, स्कूल में इनको मजे लेता हूं। मैं तो पूरे अपने कार्य स्थली यानी अपने काम से इतना प्रेम करो कि आप उसके अंदर मशगूल हो जाओ, इतने मतलब वो
बच्चे जो है ना स्कूल के, मुझे बहुत मतलब है उनसे बहुत अच्छी अच्छी मजाकें करता हूँ। मजाक मजाक में वो सीख भी जाते हैं, पढ़ लेते हैं, मेलों का महत्व बता देते हैं अपन मजाक मजाक में कि मेलों का ये महत्व है। अब उनसे पूछते हैं फिर कि मेले में आप जाओगे तो क्या करोगे, मेलों से क्या सीखोगे, फिर उनको अपन संदेश दे देते हैं। तो आप भी जब टीचर बन जाएंगे तो आप लोग भी इन स्किल्स को काम में लेना, आप बच्चों के फेवरेट बन जाओगे, आप बच्चों के पसंदीदा सर या मैडम बन जाओगे। फिर देखना वो बच्चे आप लोगों को कितना प्रेम करते हैं। और बच्चे जब स्कूल के बच्चे प्रेम कर रहे हैं तो वही अपने मेन मुख्य जो है ना आउटपुट इनकम वही होता है मेन। बाकी पैसा तो सेकेंडरी है, सैलरी है ना वो सेकेंडरी है, लेकिन कई जना पैसा सैलरी को ही प्राइमरी मानते हैं, जबकि मैं सोचता हूँ कि वो सेकेंडरी है। चलिए मेला देखो शीतला माता का मेला है, ठीक है। ये कहां पड़ता है, चाकसू। चाकसू में भी पड़ता है, जोधपुर में भी पड़ता है। जोधपुर के अंदर भी शीतला माता का मेला पड़ता है। और शीतला माता का मेला जहां जहां शीतला माता का मंदिर है वहां लगभग सब जगह पड़ता है, लगभग सब जगह शीतला माता का मेला पड़ता ही है, ठीक है। ये कब पड़ता है, चैत्र कृष्ण, कई जगह चैत्र कृष्ण सप्तमी को पड़ता है और कई जगह चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। कैला देवी का मेला ये करौली में पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोगों को लांगुरिया गीत ध्यान रखना है, गुटकर नृत्य लांगुरिया गीत ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे लोक नृत्य लोक गीत आएंगे तब मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा। यह पड़ता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को पड़ता है। नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला कहां पड़ता है, बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी कहां पड़ता है, अलवर में। वैशाख शुक्ला चतुर्थी को पड़ता है ये, ठीक है। बाणगंगा का मेला, इससे देखो अलग तरीके से प्रश्न पूछा, ये जिस तरीके से दे रखा है वैसे पूछा नहीं। और स्पेशल गांव का नाम पूछ लिया तो मेड़ गांव है यहाँ बाणगंगा का मेला भरता है। मेड़ गांव के भी कई विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, है कई जने। अपने तो हर क्षेत्र के हर छोटे से छोटे गांव के, और अब तो लगभग लगभग गांव की गली में भी एक एक स्टूडेंट मिल ही जाता है। तो मेड़ के अंदर पता है ना ये, हाँ तो मेड़ एक बार यही पूछा, ऑप्शन दिए इस तरीके से नहीं दिए। कोटपुतली बहरोड है, विराटनगर है, ये तो ध्यान रखना है, लेकिन गांव का नाम ध्यान रखना, मेड़ गांव के अंदर पड़ता है, ठीक है। कब पड़ता है, बैसाख पूर्णिमा को पड़ता है। और देखो धनोप माता का मेला, ये शाहपुरा के अंदर मंदिर है धनोप माता का, तो ये धनोप माता का मेला शाहपुरा के अंदर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक पड़ता है। कई मेले जो है वो लंबी अवधि तक चलते हैं, कई मेले ऐसे होते हैं जो एक दिन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो देखो चौथ माता का मेला, कंजर समाज की कुलदेवी माना जाता है इन्हें। और चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ता है, ये सवाई माधोपुर के अंदर। क्या पड़ता है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है, वहां पे पड़ता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। विरात्रा माता का मेला बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर भी पूछे तो चौहटन, बाड़मेर के अंदर भी पूछेंगे तो चौहटन के अंदर, ठीक है। चैत्र भाद्रपद और माघ चतुर्थी को पड़ता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में पड़ता है, चैत्र और अश्विन नवरात्र में पड़ता है ये। और करनी माता का मेला कब पड़ता है, देशनोक के अंदर पड़ता है, चैत्र और अश्विन नवरात्र को पड़ता है ये भी। नागणेश माता का मेला बालोतरा में चैत्र और अश्विन नवरात्र। माता जी के जितने मंदिर है ज्यादातर उनके मेले जो है नवरात्र के अंदर भरते हैं, ठीक है। माता जी के ज्यादातर जो मेले हैं वो नवरात्र में भरते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहद्री माता का मेला, ये मोदरा जालोर के अंदर पड़ता है। चौहानों की कुलदेवी भी मानते हैं इनको, चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता भी है। मोदरा माता जालोर के चौहान जो है उनकी। चैत्र और अश्विन नवरात्र, ये सारे के सारे देखो चैत्र और अश्विन नवरात्र है। यहाँ तक जो माता जी के मेले जितने हैं देखो सारे के सारे माता के मेले। शाकंभरी माता का मेला सांबर में, दधिमती माता का मेला गोटमंगलू नागौर में, मनसा माता का मेला उदयपुर वाटी झुंझुनू में, बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़ मुंदी में। तो ये सारे के सारे नवरात्रों में पड़ते हैं। और रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर, ये भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। यह कब पड़ता है, भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है, ध्यान रखना ये। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठाकुर देखो गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। तेजा जी का मेला सुरसुरा में भी, पर्वतसर में भी, खडनाल में भी तेजा जी से रिलेटेड सभी स्थानों पे पड़ता ही है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर पड़ता है, प्रतापगढ़ में अरनोद नामक स्थान पे, है ना। सिरोही में पोसालिया, ये वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। और केसरिया जी का मेला धुलेव में, ठीक है, ये कार्तिक और वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। पाबू जी का मेला कोलूमंड में पड़ता है, ये अभी प्रश्न बना था हाल ही में, अश्विन शुक्ला दशमी को।
मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर चैत्र माह में बढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, मल्लीनाथ जी जिस क्षेत्र से है उसे मालानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ये जो है ना गौतमेश्वर मेला लिखा है ना, ये भूरिया बाबा का मेला भी कहते हैं इसको। वैसे भूरिया बाबा यहाँ पे एक अलग स्थान पड़ता है, लेकिन आप मान सकते हैं। चलो आगे बढ़ा। बाबा रामदेव जी का मेला रूणीचा मसूरिया जूना खेड़ा वगैरह और भी है, सुरता खेड़ा वगैरह वहां भी बढ़ता है, लेकिन मुख्य जो है वो रोनीचा रामदेव राम बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। देव जी या देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ला षष्ठी और सप्तमी। सवाई भोज मेला भीलवाड़ा के अंदर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। मेहा मांगलिया जी का मेला बापीणी के अंदर भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पड़ता है, बापीणी फलोदी के अंदर। ठीक है, और देखिए इसी के साथ अपने जो है ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसी के साथ ये मेलों से रिलेटेड त्योहार और मेलों वाली क्लास अपने पूरी हुई। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब पता है कि अब आ गई वैकेंसी। अब आप लोगों को किसी भी तरीके से कोताही तो बरतनी नहीं है। हाँ, कंपटीशन बिल्कुल टाइट होगा, पोस्ट कम है, सब चीजें हैं। अब मनोबल बन रहा है नहीं बन रहा है, कुल मिला के पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और पढ़े ये सोच के कि ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये तैयारी आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं मैं कि अपने जो ये पुस्तकें हैं ये सारी की सारी अपन ने प्रिंटिंग इनकी रोक रखी थी। प्रिंटिंग रोक रखी थी क्योंकि अपने पता है वैकेंसी आने वाली और हो सकता है सिलेबस चेंज हो या क्या हो। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो ये फिर से इनकी प्रिंटिंग जो है अब चालू कर देंगे। आज आपको 1-2 दिन में मार्केट में मिलने लग जाएगी। तो जिनको ये ऑनलाइनर नहीं मिल रही थी ना अपनी, कि सर वॉल्यूम 2 नहीं मिल रहा, वॉल्यूम 1 नहीं मिल रहा, तो स्टॉक सारा समाप्त था। हमारे पास भी स्टॉक समाप्त था, दुकानदारों के पास भी स्टॉक नहीं था, और प्रिंटिंग इसीलिए रोकी थी ताकि आप लोगों को भाई और नुकसान नहीं हो। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये बात अच्छी है। तो ये सारी पुस्तकें आपको फिर से मिलने लगेगी। हाँ, बस इनके कवर जो है ना, ये कवर जो है ना, इनका कलर चेंज करेंगे। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन डलेगी क्या भाई 6 नवंबर 2025 को जारी सिलेबस के अनुसार। अब सिलेबस वही है लेकिन नया वैकेंसी आई है, तो यहाँ सब जगह लाइन डलेगी, यानी कि इनके कलर चेंज होंगे कवर के। अंदर मैटर वो का वही है, अंदर मैटर वो का वो है, क्योंकि इनको पूरे मैटर के साथ ही अपने दिया और सिलेबस में नो चेंज। तो फिर आप लोगों के कोई एक्स्ट्रा अनावश्यक पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पे इसके अंदर भी अपने को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे रखी है। तो ये मस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। कॉम्बो लीजिए, ये अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना, आपको कॉम्बो में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज्वाइन करनी है और प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। दूसरी चीज कंप्लीट टेस्ट, वो आपके समझिए आप कंप्लीट टेस्ट पे काम तो हमने काफी समय से शुरू कर दिया था, लेकिन एक एक प्रश्न को तराशा जा रहा है, तो लगभग 15 दिन लगेंगे अभी भी उन्हें तैयार होने में। उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस आधारित टेस्ट भी L1 L2 दोनों के दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सूचना है और इससे कोई भी वंचित नहीं रहे, क्योंकि बहुत जल्द ये सोल्ड आउट होने वाली है। तो जितने विद्यार्थी कंटिन्यू हैं उनको ज्वाइन करनी ही है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रश्न आप लोगों को इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।